गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर इम्पल्स परिवार आप लोगों के लिए लेकर आया है हमारे चूरू की लाडली सरिता। बेटा जी, जो आप लोगों के सामने गुड़िया खड़ी है, नीट 2022 में एग्जाम को फोड़ा है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच रही है। जैसा कि पिछले 2 दिन से आप लोग इम्पल्स की वेबसाइट पे, इम्पल्स के यूट्यूब चैनल पे सिलेक्टेड बच्चों से रूबरू हो रहे हो, उसी कड़ी में एक और बेटा जी डाउन टू अर्थ गुड़िया आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। इस बार नीट में काफी अच्छा स्कोर ये बिटिया कर रही है और राजस्थान की या यूं कहूं भारत की किसी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में बिटिया प्रवेश लेने जा रही है। क्या इस पूरे दौर में, पूरे सेशन में बिटिया का स्ट्रगल रहा, कैसे उसने प्लानिंग के साथ अपनी स्टडी को परफॉर्म किया, अपनी इस यात्रा को मेडिकल कॉलेज के गेट तक पहुंचाया, उन सारे खट्टे मीठे अनुभवों को ये बिटिया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेगी। और सबसे पहले मैं सरिता को, हमारे इस चूरू की लाडली बेटी को बधाई देना चाहूंगा। बेटी के पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जिनके साहस से, जिनके सपोर्ट से, जिनके सहारे से ये बिटिया इस मुकाम को हासिल कर पाई है। तो सबसे पहले तो बेटा खूब सारी शुभकामनाएं आपको। और एक वैसे तो सीधा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बेटा मैं आपसे पूछ लेता हूं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम स्पेशल वाली फीलिंग हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम स्पेशल वाली फीलिंग आ रही है। जैसा कि इस क्वेश्चन को पूछते ही आंसर से पहले ही बच्चों आप लोगों ने देखा, डॉक्टर बेटी की चेहरे की मुस्कान सब कुछ कह देती है। और बेटा जी आपसे पूछना चाहूंगा, नो डाउट अच्छा लग रहा है, इस मुकाम को हासिल करने के लिए ये जो स्माइलिंग फेस आज आप देख पा रहे हो, इस स्माइल को चेहरे पे लाने के लिए बिटिया ने दिन रात एक कर दिया था, काफी स्ट्रगल किया था। किसान परिवार की बेटी है, नो डाउट बेटा जी फैमिली में, किसान परिवार में अपने को वैसे भी स्ट्रगल रहता है। गांव से उठी हुई एक बेटी है, अपने गांव से पढ़ के 10th पास करके जब सीकर आई, आंखों में काफी सपने थे इसके परिवार के कि हमारी भी बेटी, हमारे भी परिवार में कोई डॉक्टर बने। बेटा मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परिवार की पहली डॉक्टर हैं? अपने परिवार से फर्स्ट डॉक्टर बनी आप? वेरी गुड। तो बच्चों हम समझ सकते हैं कि अपने परिवार से पहला डॉक्टर बनना, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। जब रिजल्ट इसका आया और जब घर पे पता चला कि हमारी बच्ची सिलेक्ट हो गई है, तो मैं जानना चाहूंगा बेटा, सबसे पहला जो पेरेंट्स के वर्ड्स थे, उनके जो एक्सप्रेशन थे, उनकी जो फीलिंग्स थी मम्मी पापा की, वो कैसी रही होंगी? आप अपने इन आगे फ्यूचर जो बनने वाले डॉक्टर्स हैं इनके साथ शेयर करें। क्या उनके चेहरे पे सबसे पहले क्या वर्ड्स उन्होंने बोले? बस यही है कि जो खुशी थी वो बस आंखों में दिख रही थी और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस वो आंखों से दिख रहा था, बाकी और क्या ही बताऊं मैं। मतलब ऐसी खुशी जिसे शब्दों में भी बयान नहीं किया जा रहा था। और बच्चों इससे ज्यादा खुशी का पल हमारे लिए क्या हो सकता है, जब हमारे किए हुए किसी काम से अपने पेरेंट्स खुश हो जाएं, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। तो बच्ची ने ऐसा ही कुछ किया और वो सेलेक्ट हुई अपने कठोर परिश्रम से, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से, उनके आशीर्वाद से, भगवान जी के आशीर्वाद से, और मैं बोलूंगा बेटा जी गुरुओं के भी सपोर्ट से। किन किन चीजों का रोल रहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपको यहां इस मेडिकल कॉलेज के गेट तक पहुंचाने में? थोड़ा सा डिटेल में वो अपने इन फ्यूचर डॉक्टर्स के साथ आप शेयर करें बेटा जी। सबसे पहला रोल तो टीचर्स का ही होता है, इसमें एसएम सर और मयंक सर दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। काफ़ी ऐसी कंडीशंस आई थी जब हम खुद भी घबरा जाते थे और ऐसा लगता था कि जैसे अपना तो कुछ नहीं होने वाला, ना ही सिलेक्शन होगा ना ही कुछ और होगा। तब मयंक सर और एसएम सर काफ़ी सपोर्ट करते थे। यही थी जिन्होंने हमें बताया कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारा ही होगा, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा। और सेकंड रोल आता है कि आपके फ्रेंड्स, जैसे आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वो भी आपकी इस जर्नी में काफ़ी एक रोल देते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड्स
थी तो वो मुझे हर बार यही कहती थी कि नहीं तू कर लेगी, तू आराम से पढ़ती जा, बस टेंशन मत ले, अच्छे से हो जाएगा। और पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट होता है, बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे पापा और मम्मा ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। काफ़ी टाइम मेरे कम मार्क्स आते थे तो मैं डिप्रेस हो जाती थी, तो उस टाइम मम्मा और पापा यही बोलते थे कि कोई बात नहीं, ये फाइनल कोई एग्ज़ाम नहीं है, फाइनल के लिए अच्छी तैयारी करो, एक बार कम आ गए तो क्या हुआ, आगे आप प्रैक्टिस करते रहो, एक कभी ना कभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही। बस यही चीज़ वो काफ़ी सपोर्ट करती थी। मतलब पेरेंट्स का बैक सपोर्ट की बेटा कोई बात नहीं, आप यूं ही लगे रहें। एक आध पेपर में, कुछ पेपर्स में अगर मार्क्स कम भी आ जाए तो उससे घबराना नहीं, जो सपने आपने लिए हैं उनके लिए यूं ही मैदान में डटे रहें। बिटिया ने कहा टीचर्स का भी सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का भी रहा, इवन जो फ्रेंड सर्कल था, मुझे याद है सर, इन बच्चियों का 2-3 अच्छी बच्चियों का ग्रुप होता था। बेटा जी फ्रेंड सर्कल भी सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ हो जिनके विचार अपने जैसे हैं, विचार से मैं कहूंगा जिनका सपना भी यूं ही डॉक्टर बनने का है, और केवल सपना देखने से ही बेटा जी कुछ नहीं होगा, उनके लिए अगर आप लगन के साथ, जोश और जज्बे के साथ लगे हुए हैं, तभी सफलता आपके पैरों में आएगी। तो इस गुड़िया का जो सर्कल था, वो बिटिया भी इस साल अच्छा स्कोर कर रही है। हम लोग आपको उससे रूबरू करवा भी चुके हैं, मिताली जांगिड़, उसने भी अच्छा स्कोर किया है। तो इन दोनों बिटिया को एक साथ पढ़ते हुए पेपर एक साथ सोल्व करती थी, एनालिसिस करती थी, अपने कैंपस में नीचे लाइब्रेरी होती थी, वहां बैठ के डिस्कशन करना, एक हेल्दी डिस्कशन करना, और जो भी इनके डाउट होते थे पेपर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, बहुत सारे डाउट तो ये बेटियां आपस में सोल्व कर लेती थी। हमारे पास तो लास्ट में आती थी जब बात इनके बस के बाहर हो जाती थी, या जब इनको लगता था कि कैसे होगा सर, हम कैसे अच्छा कर पाएंगी, क्या हम डॉक्टर बन तो पाएंगी। बच्चों घबराहट होना एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे पास आती, बैठती, आधे घंटे बैठ के डिस्कशन करता, अच्छा सा डिस्कशन होता, और पूरी ऊर्जा से लबरेज होकर वहां से वापस जाती और अगले पेपर के लिए उसी ईमानदारी के साथ लग जाती। तो यही बच्चों, इसी का परिणाम है कि आज हम सब इसको देख पा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हुए देख पा रहे हैं। बेटा आपसे पूछना चाहूंगा, सब्जेक्ट वाइज आपका क्या स्ट्रेटेजी था? कैसे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को टाइम दिया? कैसे उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया? क्या फिजिक्स से आपको डर लगा? डर लगा तो आपने उस डर पे आगे कैसे, उसके आगे आपने जीत हासिल की? ये सारी बातें सब्जेक्ट वाइज आप अपने इन जूनियर्स को बताएं, जो आगे साल में जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे वो अपनी प्लानिंग को आपके एक्सपीरियंस के साथ और इजी बना पाए। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स से डर लगता है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे फिजिक्स अच्छी लगती थी, मुझे डर केमिस्ट्री से लगता था, और उसमें भी इनऑर्गेनिक से, क्योंकि उसमें काफी एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं, तो वो मुझे याद नहीं रहते थे और उससे काफी क्वेश्चन गलत भी हो जाते थे। फिजिक्स के लिए तो यही है कि आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर एग्जाम जो होते हैं उनकी एक्सरसाइज को लगाते रहो, और फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ते रहो। उनको अगर आप रिमाइंड करते रहोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं है। और केमिस्ट्री में तो जैसे एसएन सर है, तो ऑर्गेनिक की तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो सब अपने आप करवा देते हैं क्लास में ही। उसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, बस जो जो सर गए हैं वैसे करते रहो, आपकी ऑर्गेनिक एकदम अच्छी हो जाएगी। और बायो जब तक मयंक सर है तब तक टेंशन लेने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये भी बस आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड को ऐसे समझाएंगे और बार बार उसके टेस्ट में ऐसे देंगे कि आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। टेस्ट पेपर, एक लाइन में पूछूं बेटा जी, टेस्ट पेपर का क्या रोल रहा? काफी ज्यादा रोल था, बोल सकते हैं तो 90% तक आपके टेस्ट पेपर से ही क्वेश्चन आते हैं। और उसमें भी जैसे मेरे टेस्ट होते थे तो मैं टेस्ट देती थी, उसके बाद खाता उसका एनालिसिस करके उसे मैच करती थी, जो भी मेरे मार्क्स आते थे वो मैं सीधा लेके या तो मैंक सर या एसएन सर जो भी फ्री होता था उनके पास जाती थी, उन्हें दिखा देती थी कि सर इतने मार्क्स आए हैं। फिर सर उस हिसाब से मुझे रिमार्क देते थे कि नहीं इस बार अच्छा नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट वीक रह गया, इसमें इम्प्रूव करो, और एक नया टारगेट मिल जाता था कि हाँ आपको इसमें इतना स्कोर करना है। वो चीज़ आपको बहुत मोटिवेट करती है। सर आपको बताते हैं कि ऐसे सिली मिस्टेक्स मत करो। आपके जो पेपर होते हैं उसमें लगभग आपको ये पता चल जाता है कि आप किस हिसाब की मिस्टेक्स कर रहे हो और आपको कैसे उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल, एक बात आपने बेटा जी इतने सिलेक्टेड बच्चों को सुना,
एक सर कॉमन चीज निकल के आ रही है, पेपर का एनालिसिस। तो बच्चों, पेपर देना ही सब कुछ नहीं होता, करने के बाद उसे आप प्रॉपर वे में एनालिसिस करो, कहां क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और इवन मैं कहूंगा बेटा जी, सुधार करने में सबसे ज्यादा सपोर्टिव रोल आपके गुरुजनों का होता है। जहां भी आप हैं, जहां भी आप पेपर कर रहे हैं, उसके बाद एनालिसिस के लिए बिल्कुल सर के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं, उनसे बात करें, डिस्कशन करें। गलत हो गया तो सर मैंने क्या उस पर अप्रोच लगाया, क्या मेरा कंसेप्ट था, क्या गड़बड़ किया मैंने, वो सर से डिस्कस करें। और बच्चों मैं कहना चाहूंगा, अगर सही भी हो रहा है तो आप अपने गुरुओं से ये भी डिस्कशन करें कि मैंने जिस कंसेप्ट से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, क्या वो सही तो है। बिल्कुल आंसर तो आ गया, लेकिन क्या मेरा तरीका सही है? तो सर आपको उसको और इजी वे में बताएंगे, हाँ बेटा आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया है, या आप इसको और इस तरह से कम टाइम में इजीली कर सकते हो। तो बच्चे ने बताया अपने को कि पेपर का पूरा रोल है। बेटा जी, आपने इंपल्स में पेपर दिए, काफी आप लोगों से हमने पेपर करवाए, और मैं कहूंगा कि पेपर का लेवल भी ऐसा होता था। काफी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपने देखे हैं, बायोलॉजी में, ऑर्गेनिक में, बाकी में भी एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आपको लगा है। तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि सर इतना लेंथी पेपर आप बनाते हो। अब तक पीवाईक्यू अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर का पेपर, तो ऐसा पेपर कहां आ रहा है सर? लास्ट 2-3 सालों में ऐसा कभी आया नहीं। आप हमें इतने एआर के, इतने स्टेटमेंट के, इतने मैच द कॉलम के क्वेश्चन देते हो। तो उस पेपर को देख के जब आप मेन एग्जाम में बैठे थे, जैसे ही आपने पेपर ओपन किया, मेरे हिसाब से पहले बायोलॉजी ओपन किया होगा बेटा, तो जैसे ही बायोलॉजी का पेपर आपने ओपन किया, वैसा ही स्टेटमेंट आपके सामने आया, वही भर भर के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिखे, एआर वाले दिखे, मैच द कॉलम दिखे। तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आई, जो सबसे पहले फीलिंग आपके दिमाग में आई, वो एक बार आप बताएं। क्या वहां आपको डर लगा वो पेपर देख के? नहीं, क्योंकि वो पेपर ऐसा लगा ही नहीं कि एनटीए वालों ने बनाया। मुझे तो ऐसा ही लगा कि मैक्स सर ने डिजाइन किया है। वो ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते थे। मैं तो कभी कभी बोलती भी थी कि सर आप 90 क्वेश्चन की जगह हमसे 180 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हो उसी टाइम में। इतने ऐसे क्वेश्चन कौन देता है? इतने स्टेटमेंट आप मत दिया करो, हमें भी देखा करो। फिर सर यही बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस ही तो हो रही है। और उस चीज़ का हमें बहुत फायदा हुआ जब फाइनल एग्जाम में इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज आया था पूरा बिल्कुल। तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। एक बार तो ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, पर फिर ऐसा ही लगा कि नहीं सर ने पेपर बनाया है, उन्होंने इस बार नहीं सर ने तो, ये तो बिटिया की भाव है, फीलिंग्स है। बाकी एक बिटिया ने बात बोली कि सर को बोलती थी ये कि सर आप 90 क्वेश्चन नहीं, आप हमसे 180 क्वेश्चन करवा रहे हो। तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि हमें हर टाइप के बच्चे मिले थे। ये तो इस गुड़िया की फीलिंग थी। हम और सर जैसे दोनों पेपर बना के आते, काफी टाइम पेपर पे लगता था। कुछ बच्चे ये भी आते कि सर ये क्या आप पेपर बना रहे हो, हमें डिमोटिवेट कर रहे हो, ऐसा कोई पेपर आता है क्या? मतलब पेपर को लेफ्ट करना, छोड़ना। इन बच्चों ने हाँ मजाकिया लहजे में बोलते थे कि सर आप उसी टाइम में हमसे 180 क्वेश्चन करा रहे हो, लेकिन सिंगल पेपर इन्होंने मिस नहीं किया। मुझे आज भी याद है बेटा, आपका एक B1 का पेपर हुआ था बायोलॉजी का, फर्स्ट पेपर। थोड़ा सा मैंने लेंथी बना दिया था, तो आप आके बोले थे सर 1 घंटे तो कम पड़ गए, इसके लिए हमें 1.5 घंटे चाहिए थे। लेकिन बच्चों एनटीए वाला हमसे पूछ के पेपर नहीं बनाता। वो जो एनटीए है वो आपकी कई चीजों को परखता है, कई स्किल को आपको देखता है। क्योंकि बेटा जी आप धरती के भगवान, डॉक्टर बनने जा रहे हो। वो केवल आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक नहीं करते हैं, वो ये भी देखता है कि बच्चा एडवर्स कंडीशन में कैसे खुद को रिलैक्स रख के, कूल रख के उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। ट्रोमा में बहुत सारी सीवियर कंडीशंस आएगी बेटा जी, उसको देखकर हम घबरा गए तो फिर कैसे पेशेंट का इलाज करेंगे। तो वो आपको ये देखता है कि इस अनफेवरेबल कंडीशंस में आप खुद को कैसे टैकल कर पाए और उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था, मैक्सिमम पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था, बस लेंथी था। तो जिन बच्चों ने उस लेंथी पेपर की प्रैक्टिस कर रखी थी, मैं तो कहूंगा सरिता, मेरे हिसाब से तो बेटा वो पेपर आपको यूं ही लगा होगा कि अपने इंपल्स की टेस्ट सीरीज का ही एक अगला पेपर है। बिल्कुल ऐसा ही लगा था। और ऐसा ही मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एहसन सर खड़े हैं अपने पास, ऑर्गेनिक के ज्ञाता, और मैं अभी पीछे वाले अपने वीडियो सेशन में भी बता रहा था, यहां भी बताऊंगा। एहसन सर ने लास्ट में बेटा जी आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र दिया था। उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर आया था, उससे उस ब्रह्मास्त्र का कोई लिंक था? हाँ,
काफ़ी उसमें क्वेश्चन ऐसे थे जैसे सेम टू सेम तो नहीं बोल सकते, पर उस पैटर्न में हमें मिल गए थे। सर ने काफ़ी थ्योरी से क्वेश्चन उठा रखे थे, काफ़ी मैच द फॉलोइंग बना रखे थे, और एक जिस हिसाब से सर ने उस बुक का नाम रखा था रैंक बूस्टर, वैसे ही उसने हमारे लिए काम किया था नीट के पेपर में। रैंक बूस्टर, रैंक को बूस्टअप करने वाली, बिल्कुल बेटा। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स फोबिया को ये सुनने वाले डॉक्टर, फ्यूचर डॉक्टर कैसे दूर करें? क्योंकि बायोलॉजी का बच्चा एक ही प्रॉब्लम लेके आता है कि सर केमिस्ट्री हो जाएगी, बायोलॉजी हो जाएगी, फिजिक्स का हम क्या करें? क्या सही में फिजिक्स डराती है? रात को सपने में आती थी तेरे भी? क्या एनएलएम, 1D, 2D मैकेनिक्स देख के तू भी डरी है? ऐसा तो कुछ नहीं था, मुझे फिजिक्स नहीं, मुझे केमिस्ट्री से डर लगता था। तो जैसे सर ने बताया, मुझे केमिस्ट्री थोड़ा डराती थी। फिजिक्स से डरना नहीं चाहिए। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको एक बार इंटरेस्ट आने लग जाए तो फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं लगता। उसमें बस आपको अपनी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और उसके अलावा क्वेश्चंस का ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है और हमें इसमें कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं है। तो फिजिक्स से डरने की बात नहीं है। आप जितनी बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, किसी कंसेप्ट को लेके उसके क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी फिजिक्स ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल बेटा, काफी अच्छी बातें बताई कि फिजिक्स से डरे नहीं, किसी से ना डरें। जैसे गुड़िया को केमिस्ट्री से डर लगता था, तो मुझे याद है सर बोलते थे बेटा डरना क्या है, अपने भी उसी टाइप से बन जाओ, जिससे डर लगता है उसको उतना ही टाइम दो, उसको सबसे इजी बनाओ। अपनी कमजोरी को बेटा जी आप अपनी ताकत बना लें, डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब मैं चाहूंगा एहसन सर भी आप सब बच्चों के बिहाफ से सरिता से पूछे उसके स्ट्रगल के बारे में, उसकी सक्सेस के बारे में, उसके टाइम मैनेजमेंट के बारे में, पर सब्जेक्ट के बारे में खोद के वो बातें इसके अंदर से निकालें, जिससे बेटा जी आप सब सुनने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स को काफी हेल्प मिले। एहसन सर। थैंक यू मयंक सर। सबसे पहले तो जैसे सरिता और मिताली, वैसे तो सभी बच्चे, अपनी दोनों भाइयों की नेचर भी ऐसी है, स्टाइल भी ऐसी है कि कोचिंग के अंदर जो भी एडमिशन लेता है अपन को वो सब बच्चे नहीं छोटे भाई बहन जैसे लगते हैं, और हाँ परिवार कैसा लगते हैं, बहुत अपने करीबी रहते हैं वो सब। लेकिन सिलेक्शन के बाद जो बच्चे सक्सेस हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, उनके अंदर देखें तो सरिता और जैसा मैं कहता हूँ हमेशा जो बहुत सीकर के अंदर इस बार तैयारी करने वाले सब बच्चों में इनकी जोड़ी बहुत फेमस भी रही है। अपन जनरली पीछे से दोनों भाई सीता गीता कहा करते थे इनको। जैसे मैं कहता हूँ कि दोनों जिगरी भाईली, मेरी लैंग्वेज में, गांव वाली भाषा में। सरिता और मिताली दोनों ही बहुत प्यारी लाडली गुड़िया, बहुत करीब है हमारे, बहुत ज़्यादा इन पर हमें यूं लाड रहा है। और दूसरा अटैचमेंट इसलिए है कि बहुत साधारण किसान परिवारों से, खेती बाड़ी से जुड़े हुए, बहुत ही कहते हैं ना बिल्कुल एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से, बहुत साधारण पृष्ठभूमि के परिवारों से दोनों बच्चियां हैं। और खास बात यह है कि सिलेक्शन के पहले जैसी थी वैसी सिलेक्शन के बाद भी हैं। ये इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, ये बहुत ज्यादा मुझे मतलब यूं अच्छी लगती है कि बहुत सिंपल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, कहीं ईगो, प्राउड, शो ऑफ, औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज आज भी नहीं है। और ये इनका सबसे, मैं कहूँ सबसे बड़ी इनका आभूषण है, ये गहना है। और शायद इस सक्सेस के अंदर इस चीज का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। तो इतनी लाडली बच्चियों के लिए सबसे पहले मैं बिटिया सरिता को, मम्मी पापा को, पूरे परिवार को, और तारानगर चूरू की इस लाडली को, तारानगर के सभी तारानगर वासियों को, पूरे चूरू वासियों को मैं बहुत दिल से बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। इसके बाद सरिता, अपन ने तो सर इनको पूरे दिन में मतलब करीब करीब जैसे अगर बात करें तो शायद लगभग मुझे ये कह सकते हैं अपन कि ये घर पर केवल बस रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए जाती थी, नहीं लगभग शायद 16, 17, 18 घंटे इन्होंने बिताए अपने साथ। साल भर इतनी मेहनत की है, तो अपन इनके बारे में एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखा है, अपन ने महसूस किया है।
मैं सरिता के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन कुछ खास बात आप जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ताकि कोई अच्छी बात आप तक पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात जो इनकी लगी कि इनको कुछ भी फील होता था ना, अच्छा भी या कोई बुरा भी, तो ये तुरंत आकर के अपने पास दोनों भाइयों के पास शेयर करती थी। हाँ, ठीक है। अगर किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित होती थी, कोई बहुत अच्छी इनको कोई हैप्पीनेस मिलती थी, तो उस बात को भी आकर के शेयर करती थी। कोई छुपाया नहीं इन्होंने कोई बात। ये बात इसलिए है कि मतलब मैं आऊंगा इस बात के पीछे भाव क्या है, लॉजिक क्या है। ये बड़ी बात होती है कि आप जिन लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास, उनके प्रति आपका जो आत्मीयता है, वो समर्पण भाव है, वो कितना है। ये सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिनके साथ हैं उन पर आपको 100% पूरा भरोसा है इस बात का कि वो मेरे सक्सेस तक मुझे मजबूती से बड़े भाई की तरह हाथ पकड़कर मेडिकल कॉलेज के गेट तक ले जाने का मादा ताकत रखते हैं या नहीं। दूसरी बात, इस बच्चे की खास बात यह है कि रेगुलरिटी बहुत मतलब इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी मतलब गजब की रेगुलरिटी की। चाहे तबीयत भी देखो, ये भी मशीन नहीं है, बॉडी है, ठीक है, लिविंग है, इनके साथ भी प्रॉब्लम्स होती होंगी, लेकिन हर तरह की तकलीफ और प्रॉब्लम साइड में थी, रेगुलरिटी इनके लिए मस्ट थी। तीसरी चीज जैसे मैं अक्सर आपसे मजाक में कहा करता हूं कि जैसे वो कोविड का टाइम था, बच्चे मास्क लगा के आते थे, बोर्ड को फोकस करने का जो तरीका था ना, इसका जो इसकी कंसंट्रेशन थी ना क्लास की, लाजवाब, काबिल तारीफ सर। जैसे मैं मजाक में कहा करता हूं कि बस वो मास्क में से इसकी आंखों की जो वो मोतियों जैसी आंखें चमकती थी, ठीक है। आंखों की चमकने का मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसका जो कंसंट्रेशन था ना, वो बहुत खतरनाक था। चौथी चीज, इसका अगला वाक्य मैं आपको बताऊंगा सर, ठीक है। इसका देखो अपन को अपनी बातों को मानने का, फॉलो करने का तरीका देखो। ये साथ में बीएससी का एग्जाम भी दे रही थी और अपने उस समय रिवीजन टेस्ट सीरीज चल रही थी, और उन रिवीजन टेस्ट सीरीज के अंदर दोनों चीजों, क्योंकि चूरू ये लोहिया कुल्ले से कर रही थी, वहां जाना, गर्मी के अंदर एग्जाम देना, वापस वहां से फिर ट्रेवल करके आना, तो मैंने इससे कहा, क्योंकि इस पर अपन को कॉन्फिडेंस का और कॉन्फिडेंस भी था, और यूं अधिकार भी समझने लगे थे कि अपने घर की छोटी लाडली बहन है, इसको अपन कह सकते हैं पूरे हक अधिकार से। तो मैंने कहा अचानक कि बेटा तू वो बीएससी छोड़ दे। तो इसका विश्वास देखो सर, इसने कहते ही, अपने कहने से वो तुरंत वो बीएससी छोड़ दी। तो ये भी बड़ी बात है कि जैसे इनको चलाया वैसे चलते रहे। ये हर बच्चे के अंदर होना चाहिए कि आप जहां जिस सिस्टम के अंदर हो, कहीं भी कोचिंग कोई भी हो, आपके मेंटर, आपके गाइड, आपके कोच, फैकल्टी कोई भी हो, लेकिन आप उनके साथ 100% भरोसे और विश्वास के साथ जुड़े। अगली बात मैं सरिता से करना चाहूंगा कि बेटा जी मेन सीधी बात कर लें, घुमा फिरा के, बिना औपचारिकताओं के, ठीक है। आपके संघर्ष में, आपके संघर्ष की यात्रा में शायद हम दो भाई आपके साथ थे। आपकी मेहनत, आपकी सिंसियरिटी, आपका इंटरेस्ट, आपका डेडिकेशन, वो सब कुछ था ही, उसी का रिजल्ट आपको मिला है। पूरे वर्ष पर्यंत एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी आपको कैसा महसूस हुआ इन दोनों भाइयों के साथ और सहयोग से? देखो ऐसा है कि जब तक सर थे दोनों सर, तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझसे ज़्यादा सर को कॉन्फिडेंस था कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूँगी। कभी कभी तो मैं सर को भी बोलती कि सर मुझसे नहीं होगा, मेरा तो इस बार कुछ नहीं होने वाला, इस बार भी नहीं होगा। और सर बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू ही करेगी, तेरा हो जाएगा आराम से। और जिस दिन पेपर था, तो जैसे ही मैं पेपर दे के सेंटर से बाहर निकली, तो ऐसे सर का फ़ोन आया कि ये कैसा रहा पेपर। तो मुझे उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा हो जाएगा। तो मैंने कहा सर अभी कुछ पता नहीं, बस मुझे लग रहा है शायद नहीं होगा। पर सर ने मुझसे एक बात कही उस टाइम की, तो टेंशन मत ले, आराम से कोचिंग आ, हम पेपर मैच करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि होगा नहीं होगा। और सर ने कहा कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि तेरा हो जाएगा। तो मुझे भी थोड़ा ऐसा सेटिस्फेक्शन मिला। फिर कोचिंग आके जब मैच किया तो सच में हो गया। और उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझसे ज़्यादा मेरे टीचर्स को मुझ पर विश्वास था और वो एकदम सही था। बिटिया ने बहुत प्यारी बात कही है सर की,
टीचर्स को बच्चों पर विश्वास और बच्चों को टीचर पर विश्वास, उसी के कारण है ना आपके फेवर में रिजल्ट आते हैं। सरिता और मिताली दोनों की और खास बात बताऊंगा। जैसे सर कि ये अपने घर से जैसे तैयार होकर के कोचिंग के टाइम आ जाती थी, तो क्लास, टेस्ट सीरीज, उसके बाद भी ये पूरे दिन यहाँ लाइब्रेरी में ही रहती थी। और दोनों को लास्ट जो भी इनका घर से जो भी अलाउड टाइम था इवनिंग के अंदर, मान लो 8 बजे 8:30 बजे, दोनों की मम्मा आया करते थे, साथ लेके जाया करते थे। पूरे दिन ये यहाँ लगी रहती थी। कई बार मैं इनसे यूँ हंसी मजाक भी करता था कि छोरियों नींद को नहीं आओगे दोपहरी में, थे थको को नहीं गए, ठीक है नहीं, बच्चियाँ हैं, ठीक है कि नहीं, इनके भी प्राण है, शरीर है, थकती भी थी। ये कहती थी मजाक मजाक में कि सर पढ़ते पढ़ते ही नींद का जोटा आ जाऊँ, ठीक नहीं, और 5-7 मिनट सो भी लें बीच में, ठीक नहीं। ये बड़ी बात होती है, इतना हार्डवर्क, इतना डेडिकेशन। और अगली खास बात कि सर कोई डाउट आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी या मन में कोई फ्लक्चुएशंस भी आएगा तो आपके पास आकर के हाथों हाथ, ठीक है। इतना तक भी इनके अंदर था कि जैसे उस समय मार्च अप्रैल का टाइम होता है, मक्खियां मच्छर थोड़े ज्यादा होते हैं उस समय, लाइब्रेरी में बैठी रहती थी, थोड़ा सा मक्खी मच्छर परेशान करते थे तो भी आती थी, तो हाथों हाथ स्वीपर को बुला के फिनाइल विनाइल का पहुंचा। मतलब यूं लगता था कि बच्चे हर चीज को अपन से शेयर कर रहे हैं। तो मतलब वो बात, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कोई एहसान किया, वो हमारा फर्ज था, लेकिन इतनी बात भी शेयर की तो उससे यूं फीलिंग आता था कि वास्तव में ही, ठीक है, छोटी बहन की तरह हर बात बता रही है, तो इनके लिए वो चीजें हमें इनके लिए और अच्छा करने के लिए एनर्जी देती थी। और इनका वो विश्वास और वो अपनापन, वो लगाव ही था कि हम इनके लिए हर एडवर्स कंडीशन में करते गए। अगली बात जैसे कहेंगे कि नीट के पेपर का दिन ही था ये, फिर मैं वापस इस बात को बहुत जोर दे करके कहूँगा, ये सरिता पर कोई एहसान नहीं था, ये हमारा फर्ज था जो हमने किया हमारी बिटिया के लिए। भाई साहब जैसे सरिता के पापा हैं, भाई साहब गुजरात रहते हैं, बाहर रहते हैं, भैया इससे छोटा है, मम्मा की थोड़ी तबीयत भी खराब रहती है, सेंटर इसका थोड़ा दूर, करीब सीकर से अप्रोक्सीमेट 80 किलोमीटर दूर नीम का थाना था। मम्मा उस दिन आए, ठीक है, उस दिन भी थोड़ा अपन सभी बच्चों के लिए अरेंजमेंट कर रहे थे, थोड़ा सा हल्का सा टाइम लग रहा था, ठीक है ना, इनको भेजने में। तो इनके चेहरे के हाव भाव मैं देख रहा था बदल रहे थे, लेकिन उस समय भी अपन यही कह रहे थे कि जैसा हमेशा अपना एक दोनों भाइयों का एक हमेशा एक स्टेटमेंट होता है कि आप निश्चिंत रहें, चिल रहें। बिटिया को भेजा, रास्ते में भी 3 बार कॉल करके पूछा, एग्जाम जस्ट स्टार्ट होने से पहले भी बात करी, एग्जाम जैसे 5:20 पर छूटी 5:20-22 के आसपास कॉल किया, उसके बाद भी इसने कहा कि नहीं सर थोड़ा डाउन हुआ है, क्या होगा, जैसा कह रही थी। मैं कोई नहीं, तू मस्त रहे, तेरा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, तुमने जिस ईमानदारी से मेहनत की है सिलेक्शन होगा। बिटिया आई और सब रिजल्ट परिणाम आज अपने पक्ष में है। मैं फिर सरिता से पूछना चाहूंगा कि सरिता, ये 2 भाई तेरे दोनों तरफ खड़े हैं, तेरे जैसे बिल्कुल सिंपल साधारण गांव से, ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों के लिए क्या ये दोनों भाई उन बच्चों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने के लिए क्या पर्याप्त है, या इनमें कहीं कोई कमी तुम्हें साल भर लगी? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, आपने जो मेहनत की है वो हमसे ज़्यादा की है और इसका तो रिजल्ट सबको दिख ही रहा है। अकेले बच्चे कुछ नहीं कर पाते जब तक उनके टीचर्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। और सही बात ये कि मैं तो यही कहूँगी कि आप मोर देन इनफ हैं। अगर आपसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसको नॉलेज तो मिलेगा, साथ में सपोर्ट मिलेगा और पॉजिटिविटी, ऐसा बोल दो, एक तरह से बोनस भी मिल जाएगी साथ में। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो आपके स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्हें टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनका सिलेक्शन ये मान के चलो कि होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा। बहुत अच्छी बात कही है बिटिया ने, क्योंकि पॉजिटिव जो होता है आदमी, उससे पॉजिटिविटी बिखरती है। बात सब्जेक्ट वाइज रही, चाहे टेस्ट सीरीज की रही, चाहे एनसीईआरटी पे वर्क की रही, वो सारा मयंक सर ने और सरिता ने आप सबके सामने वो सारे अनुभव साझा आपके साथ किए।
मैं वापस से सरिता से कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं, चाहे वो गार्जियन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे नीट 2023 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन, ओवरऑल आप उनके लिए बहुत मजबूती से किन पॉइंट्स को उनको आप समझाना चाहेंगे, किन बिंदुओं को लेकर के वो काम करें ताकि आपकी तरह वो भी नीट 23 के अंदर अच्छी रैंक, अच्छा स्कोर ला सकते हैं? आपकी तरफ से उनके लिए कोई सुंदर सा मैसेज सरिता। सबसे पहले तो यही है कि आप किसी क्लास को मिस ना करें, उसमें जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, जिससे कि आपका ये होगा कि आपका 50% वर्क तो क्लास में ही हो जाएगा और फिर घर जाके उसको हो सके मतलब रिवाइज ही करना, हो सके नहीं रिवाइज करना ही है। और साथ में आपको कोई टेस्ट भी मिस नहीं करना, टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना है, क्या क्वेश्चन आपने गलत किया है, कैसा उसमें सिली मिस्टेक हुई है, क्या कुछ नहीं हुआ है, सब आपको देखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी क्वेश्चन में तुक्का लगा देते हैं और वो तुक्के से सही हो जाता है, हमसे देखते ही नहीं है और उसके बाद जब वो दोबारा आता है तो हमें उसका आंसर याद नहीं रहता, उस टाइम वो गलत हो सकता है। तो इसलिए आपने जो क्वेश्चन गलत किया उन्हें तो देखना ही है, जो सही किए उन्हें भी देखना चाहिए ताकि ऐसा कोई तुक्का वाला हो तो आपको फिर से याद रह जाए कि हाँ इसमें मैंने तुक्का लगाया था और ये मेरा तुक्का कैसे सही हुआ। और रही बात मतलब जैसे एनालिसिस हो गया, उसके बाद आपको देखना चाहिए कि आप ओमार में जितने ये हो सके मिस्टेक्स यहीं कर लो, फाइनल एग्जाम के लिए कोई मिस्टेक बचे ही ना। वहाँ पे एक तो ये होता है कि टेंशन में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो सबसे बड़ा तो यही रहता है कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो इतनी तैयारी करके गया था और फिर भी ओमार गलत हो गई, तो उसको आराम से भरना चाहिए। ओमार को एक साथ कभी ना भरें क्योंकि उसमें भरते भरते आप बोर हो जाएंगे और एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो ही जाएगा, तो इसलिए उसको पार्ट्स में भरना चाहिए। तो मैं तो ऐसे करती थी, सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करती थी तो बायो की ओमार एक साथ भर दी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री करती थी, फिर केमिस्ट्री की फिल कर दी और फिजिक्स करती थी तो उसके बाद फिजिक्स की। तो इससे मेरी बायो में कोई मिस्टेक मतलब ओमार में कोई मिस्टेक भी नहीं होती थी और कोई क्वेश्चन छूटता भी नहीं था। काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है कि वो ओमार नहीं भर पाते या फिर भरते टाइम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए हेल्प करेगी कि आप ओमार को पार्ट्स में भरें। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है सरिता ने, दो इस इम्पोर्टेंट बात कही है। एक तो कहा कि तुक्के से बचे, मतलब परफेक्शन। जैसा अपन कहते थे कि ये बच्चियां एक ही दिन में 2 पेपर देती थी, पहले तो ये 2 से 5:20 तक वैसे बैठ के पेपर देती थी और उसके बाद तुरंत बाद अपने पास आती थी और पूरा पेपर मतलब जो इनके जो मतलब नेगेटिव होते थे या जहाँ इन्हें डाउट होता था वो ही नहीं पूछती थी। ये जो राइट होते थे ना उसको भी अपन से डिस्कस करती थी कि राइट भी हुआ तो क्यों हुआ, अगर तुक्के से हुआ है या कंसेप्ट है, राइट तो हो गया लेकिन क्या मेरा तरीका या कंसेप्ट वो सही है। ये इनकी खास बात रही, परफेक्शन पर इन्होंने हमेशा काम किया। पेपर का एनालिसिस इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज़बरदस्त था। पेपर होने के बाद पेपर्स का डिस्कशन इनके लिए हमेशा होता था, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे अपन इधर उधर क्लासों में भी है तो भी वेट करती थी और सेम डे पेपर पूरा कंप्लीट डिस्कस करके जाती थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा जी, पेपर को राइट अटेम्प्ट करना ये एक पार्ट होता है, लेकिन जब तक वो ओमार पर नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पेपर चेक नहीं होता, आपकी ओमार जाती है, तो करेक्ट ओमार फीलिंग ये भी बहुत बड़ा 50% रोल पेपर अटेम्प्ट का होता है और उसका सेकंड हाफ 50% करेक्ट ओमार फीलिंग होती है। तो बच्चे ने सही कहा है कि अगर आप एक साथ अगर ओमार भरते हैं तो वहाँ कोई न कोई अगर एक भी क्वेश्चन का सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो पूरी ओमार का सीक्वेंस खराब हो जाता है। ओमार को पार्ट में भरा जाए, ओमार फीलिंग को भी बहुत केयरफुली डील किया जाए। इसके आगे मैं बात करना चाहूँगा जैसे सरिता से सर कि सरिता अपन जब साल भर तैयारी कर रहे थे तो अभी कुछ टाइम अपने साथ भी बहुत एडवर्स कंडीशंस आई, वो हमारे साथ भी थी और हमारे साथ आपके साथ भी थी। लेकिन उन एडवर्स कंडीशंस में भी इन बच्चों का जो हम दोनों भाइयों के प्रति जो फेथ रहा, शायद वो विश्वास ही था नहीं, एक बार तो शायद अपना भी कॉन्फिडेंस मयंक सर बहुत डाउन था, लेकिन लास्ट में अपन दोनों भाइयों ने अपन डेली बात करते थे तो अपन ने यही कहा था कि नहीं, बच्चों को यार अपने ऊपर, अपन साधारण से इंसान और बच्चों को अपने ऊपर भगवान से भी ज़्यादा बड़ा भरोसा है। शायद
कहीं न कहीं कोई न कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। बच्चों, इन बच्चों ने, आप सबके लिए मैं कहना चाहूँगा, उस समय बहुत सारे लोगों ने हमें बदनाम भी किया, हमारे ऊपर बहुत झूठे आक्षेप भी लगाए, ब्लेम भी लगाए, लेकिन शायद इन प्यारे प्यारे बच्चों का विश्वास था, उस विश्वास के कारण हम भी हमारे सत्य के रास्ते पर डटे रहे, परिश्रम और ईमानदारी वाले रास्ते पर डटे रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम भी बहुत खुश हैं और बच्चे और बच्चों के परिवार वाले वो तो सब खुश ही हैं। बात आगे की जाएगी। बात आगे ये है सरिता कि बात जैसे कोचिंग की कह रहे हैं कि बच्चा आता है सीखकर, कोचिंग का सिलेक्शन, वहाँ कंप्लीट सिलेबस होना, माइनर होना, बच्चे के दिमाग में ओवरऑल सब तरह से, सब मेथड से नॉलेज इनपुट की जाती है। नॉलेज इनपुट हर कोचिंग करती है। हर एक कोचिंग के अंदर टीचर हैं, फैकल्टीज हैं, क्लासरूम है, पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस कराया जा रहा है, माइनर है, रिवीजन टेस्ट सीरीज है, डाउट सॉल्यूशन है, पेपर डिस्कस है, पेपर का एनालिसिस है। ये सब चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ये नहीं है, ये सब जगह कॉमन है। लेकिन क्या सरिता, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या सिलेक्शन के लिए इतना ही सफिशिएंट है या इसके अलावा भी कुछ चीज़ जरूरी है? बाकी कोचिंग में सभी में होता है कि वो आपको नॉलेज देते हैं, पर मतलब हर एक बच्चे में क्योंकि काफ़ी ऐसी कोचिंग है जिनमें काफ़ी भीड़ है और हर एक बच्चे पे, हर पर्टिकुलर स्टूडेंट पे वो ध्यान नहीं देते। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनमें मतलब कभी जब वो डीमोटिवेट होते हैं तो उन्हें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मेरे जैसे दोनों सर हैं, इन्होंने मुझे हर टाइम मोटिवेट किया। जैसे सर ने कहा कि एडवर्स कंडीशन आई थी, तो उस टाइम हम काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे कि अब हमारा क्या होगा, हमारी फिजिक्स अच्छी नहीं हो रही, हमारी केमिस्ट्री ये नहीं हो रही। तो उस टाइम पे सर ने हमें यही कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसे मतलब ऐसे घबराओ मत, आप अपना जब तक खुद से करते रहोगे आपको कोई नहीं रोक सकता। और सर हमें यही कहते थे कि ये टाइम आप वेस्ट मत करो, इसमें आप कुछ ना कुछ यूटिलाइज करो, आपका जो पुराना पढ़ा हुआ आप उसे रिवाइज करते रहो। ये मत सोचो कि हमारा इतना बाकी है, हमने ये नहीं किया। जो आपका हो चुका है, जिस पर आपको कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ को आप देख के मोटिवेटेड रहो। बहुत बड़ी बात कही है। और दोस्तों, ज़्यादा बोलने की, बड़ी बात बोलने की, ज़्यादा प्रॉमिस करने का स्वभाव हमारा दोनों भाइयों का नहीं रहा, लेकिन जो समय है, इतने अच्छे रिजल्ट्स, इतनी बड़ी मेहनत और इतनी एडवर्स कंडीशंस में जब इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं तो थोड़ा सा जज्बाती है और जज्बात बहुत पीक पर हैं। इसलिए चाहिए, आप इसको प्राउड कह सकते हो, हमारे इमोशंस कह सकते हो या हमारे जज्बात कह सकते हो, लेकिन एक ये आपसे मैं मेरी फीलिंग कहूँ, हम दोनों भाइयों की फीलिंग कहें, या हमारी तरफ से एक बहुत विनम्र अपील कहें कि जिस भरोसे से मिताली, सरिता, और ये तो 2022 का ही है सर, पिछले 15 सालों से जिन जिन परिवारों ने आप पर, हम पर भरोसा जताया है, मालिक की कृपा रही है कि उनके भरोसों को हमने कभी तोड़ा नहीं। उन परिवारों के लाडले लाडलियों को हिंदुस्तान के कोने कोने की अच्छी से अच्छी मेडिकल कॉलेज तक हमने शिद्दत से, बहुत प्यार से, मजबूती से, जिम्मेदारी से उनको वहां तक पहुंचाया है। इन्होंने भी भरोसा किया, रिजल्ट आपके सामने है। मैं फिर आपसे बहुत विनम्र अपील कहूंगा कि इस कॉम्पिटिटिव टाइम के अंदर एक दूसरे को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप उन क्रिटिसाइज पर, उन आलोचनाओं पर, उन अफवाहों पर, उन भ्रम पर ध्यान ना दे करके, और आप जिस तरह से पुराने सालों के अंदर मयंक सर के ऊपर, मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास जताते आए हैं, अगर उस विश्वास के साथ किसी भी परिवार से तैयारी कर रहा इस बार कोई लाडला बेटा और बेटी है, तो मैं फिर कह रहा हूं, आप पूरे के पूरे 100% भरोसे और विश्वास के साथ वो जिम्मेदारी, आपके लाडले बेटे और बेटी को डॉक्टर बनाने की वो जिम्मेदारी अगर आप हमें देंगे, तो शायद हम उसी ताकत, मजबूती और ईमानदारी से 2023 के सेशन के लिए भी उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। मैं सरिता से बहुत छोटा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बेटा आप डॉक्टर ही बनना क्यों चाहते हैं? सर जैसे सब सभी बोलते हैं कि डॉक्टर को भगवान बोला जाता है, दूसरा भगवान कहा जाता है, तो मैं जब छोटी
छोटी थी तो मुझे भी यही लगता था कि चलो वो भगवान तो नहीं बन सकते, कम से कम यही बन जाए, यही बन जाए, इसीलिए मैंने डॉक्टर बनने का सोचा था। और अब जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला है कि सच में डॉक्टर को भगवान क्यों बोला जाता है। कोरोना टाइम आया तो सबसे ज़्यादा तो डॉक्टर्स ने हेल्प किया, अगर वो नहीं होते तो शायद इस सिचुएशन से कभी निकल ही नहीं पाते। और उस चीज़ ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, इसीलिए मैंने डॉक्टर बनना सोचा। बहुत खूब सरिता। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे बेटा जी कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, आप अपना वहाँ पर MBBS करेंगे, उसके बाद PG हर कोई करना चाहता है, ज़रूरी भी होती है स्पेशलाइज होना। आप कौन से फील्ड के अंदर स्पेशलाइज होना चाहते हैं? मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, वैसे देखा जाए तो मेरा काफी फेवरेट है। क्या बात है, जरूरत भी है सर आज के टाइम पर, या तो लोगों का दिमाग खराब ज़्यादा हो रहा है या दिल ज़्यादा खराब हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चुना है, ठीक है ना। मेरे भी इंटरेस्ट का बहुत फील्ड है और बहुत स्कोप भी है और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है। सरिता, आपने मेहनत की बेटा, बहुत संघर्ष किया और उसके बाद में आपके पक्ष में परिणाम है। बस अब लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं और मयंक सर, कि बेटा जी आपको भगवान खूब सफलता दे, आप बहुत अच्छे से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और आप हिंदुस्तान का बहुत नामी गिरामी, बहुत टॉप के न्यूरोलॉजिस्ट में अपने आप का नाम लिखवाएं। न्यूरोलॉजी के अंदर जब नाम आए तो डॉक्टर सरिता का नाम बड़े विश्वास से, बड़े रेस्पेक्ट से, एक बड़ा साइन न्यूरोलॉजी के अंदर, बड़ा हस्ताक्षर डॉक्टर सरिता के रूप में हमारी लाडली बेटी कमाए, तारानगर, चूरू, पूरे प्रदेश की सेवा करे, खूब यश, कीर्ति, वैभव आपकी झोली में भगवान भरे। और जो मासूमियत है, जो भोलापन है, जो ईमानदारी है, जो सिंसियरिटी है, जो अनुशासन है, वो आपके अंदर, जो आपकी वो पावर है, वो बनी रहे। भगवान आपको खूब खूब आशीर्वाद और ठीक है ना आशीर्वाद दे। इसी तरह से आप दिन दूनी रात चौगनी सफलता प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर।